आज का ये वीडियो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम साइंस का मॉडल पेपर देखने वाले हैं। इस मॉडल पेपर में हम टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं और प्रत्येक प्रश्न के साथ जो भी सॉल्यूशन मिलेगा उससे जो है आप अन्य प्रश्नों को भी बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप ध्यान रखेंगे, अब परीक्षा में ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। आप जो है पूरी लगन और मेहनत के साथ तैयारी करें, समय दे पढ़ाई में, ताकि जो है आपका रिजल्ट अच्छा से हो सके। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक यानी माइनस में होती है। तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो ध्यान देंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होती है यानी माइनस में होती है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है। तो इसमें ऋणात्मक पूछा है तो ये दर्पण आपका उत्तल होगा, यानी इसका ऑप्शन बी सही है। 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r में संबंध होता है f बराबर r/2। या तो ये दिया रहता है या कुछ और दिया रहता है। ऑप्शन को देख लेते हैं तो इसमें दिया हुआ है साफ साफ f बराबर r/2, तो यही जवाब होगा। कभी कभी ये क्या करता है, ये टू जो है नीचे भाग में है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या गुना करेगा, तो ये 2f हो जाएगा बराबर r। तो कई बार जो है r बराबर 2f दे देता है, तो ये ऑप्शन में रहेगा, तो ये भी सही होगा। तो जब f बराबर r/2 नहीं देता है तब आपको जो है ये r बराबर 2f देता है। चलिए हम 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य दृष्टि के लिए जो अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, देखिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट माने साफ साफ, दृष्टि माने देखना, न्यूनतम माने कम से कम। मतलब आंखों के सामने वह कम से कम दूरी कितनी है जहां पर वस्तुओं को हम साफ साफ देख सकते हैं। जैसे आपके आंखों के पास अगर किताब कर दिया जाए पूरे नज़दीक, तो क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो ये सवाल ये कह रहा है कि आंखों के पास जो है कितना कम से कम नज़दीक वस्तु को रखा जाए जहां पर हम साफ साफ देख सकते हैं। उससे नज़दीक यदि वस्तु आता है तो हम उसे साफ साफ नहीं देख सकते हैं, वो दूरी पूछा गया है। वही होता है अस्पष्ट दृष्टि, यानी साफ साफ देखने की कम से कम दूरी। तो वो होता है आंखों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। देखिए साफ साफ सेंटीमीटर लिखा है, देखिए इसमें मीटर लिखा है, इसमें मिलीमीटर लिखा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेंटीमीटर जवाब चाहिए। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 cm, यानी इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो ध्यान दीजिएगा, जब भी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब भी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो इधर जो है 7 रंगीन पट्टी जो है प्राप्त होता है ना। तो सबसे ऊपर जो है लाल प्राप्त होता है, और सबसे नीचे अगर बात करते हैं, सबसे ऊपर लाल प्राप्त होता है और सबसे नीचे जो है बैगनी प्राप्त होता है। अब देखिए इसमें सवाल में पूछा क्या है, सबसे अधिक झुकता कौन है? तो सबसे नीचे, देखिए ऐसे जाना चाहिए किरण को, तो ये मुड़ा है, तो सबसे ज़्यादा कौन झुका है? तो बैगनी वाला सबसे नीचे प्राप्त होता है। तो इस रंग का झुकाव जो है सबसे अधिक होता है, तो इसमें जवाब होगा ऑप्शन ए बैगनी। अगर क्वेश्चन रहता कि सबसे कम झुकाव किसका होता है, तो देखिए सबसे ऊपर जो है लाल रंग प्राप्त होता है, तो इसका झुकाव जो है सबसे कम होता है। तो सबसे कम झुकाव लाल होगा और सबसे अधिक झुकाव जो है बैगनी होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन ए बैगनी सही होगा। 5 नंबर क्वेश्चन, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि मतलब मानव के आँख में रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। उस रेटिना पर प्रतिबिंब जो है कैसी बनाई जाती है, छवि यानी प्रतिबिंब कैसी बनाई जाती है?
तो मानव के आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, और वास्तविक बनेगा तो निश्चित रूप से उल्टा बनता है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, वास्तविक और उल्टा। मानव आँख के रेटिना पर जो प्रतिबिंब यानी छवि बनती है वो कैसे बनती है, तो वास्तविक और उल्टा। तो इसका ऑप्शन बी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन में है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग जो है नीला किस कारण प्रतीत होता है, तो याद रखेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन। ध्यान रखेंगे प्रकीर्णन, प्रकाश की घटना प्रकीर्णन होती है, प्रकाश की एक घटना प्रकीर्णन है, और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला। चलिए हम अगला 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। मतलब किस दर्पण द्वारा जो है वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाया जाता है। तो समतल दर्पण की यदि बात करते हैं तो समतल दर्पण में अगर समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन अगर अवतल दर्पण की बात करें तो इसमें जो है बड़ा प्रतिबिंब भी बनता है, छोटा भी बनता है, और वस्तु के बराबर भी बनता है। ठीक है। और हम अवतल दर्पण की यदि बात करते हैं तो उत्तल दर्पण की अगर बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अब आप बताइए, इसमें जो है बराबर प्रतिबिंब बनता है हमेशा, और इसमें जो है बड़ा छोटा बराबर बनता है, तो कौन ऐसा दर्पण है जो वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है, तो ये अवतल दर्पण ही वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकता है। तो ध्यान रखेंगे। देखिए, अगर पूछ दे कि किस दर्पण में वस्तु का बराबर प्रतिबिंब बनता है तो वो समतल होगा, और किस दर्पण में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है तो वो जवाब होगा उत्तल दर्पण। लेकिन इसमें पूछा है किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण द्वारा जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ध्यान देंगे, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस चश्मे का उपयोग किया जाता है, और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब इसमें से चारों में से कौन सा उपकरण है जो ये बताता है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है या नहीं, या फिर किसी डिवाइस की बात करें, विद्युतीय उपकरण की बात करें, उसमें जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। उपस्थित का मतलब होता है कि उसमें मौजूद है कि नहीं, राइट। तो कौन ऐसा इसमें से डिवाइस होता है, उपकरण होता है जो बताता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। तो ये जो है गैल्वेनोमीटर होता है, ये बताता है कि किसी उपकरण में या चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं। फिर मोटर की बात करते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, इसमें बिजली देने से ये नाचता है। जनरेटर, ये जो है इसको जब हम नचाते हैं तो बिजली पैदा होता है। वोल्ट मीटर की बात करें तो ये किसी चालक तार का विभवांतर मापता है। ठीक है। चलिए हम अगला 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो ध्यान रखिएगा, दाएं हाथ यानी दक्षिण हस्त के अंगुष्ठ नियम, ऐसा किताब में है, दक्षिण हस्त के अंगुष्ठ नियम, जिसको हम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी कह सकते हैं, ये जो है मैक्सवेल ने दिया था, राइट। तो इसका जवाब जो है ऑप्शन डी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विभवांतर का SI मात्रक होता है। तो ध्यान दीजिए, विभवांतर का SI मात्रक जो है वोल्ट होता है, और सिर्फ विभवांतर का ही SI मात्रक नहीं होता है, यहाँ और भी ध्यान दे लीजिए और तैयार हो जाएगा साथ ही साथ। विभवांतर, फिर विभव, और इसके अलावा विद्युत वाहक बल, इन तीनों का SI मात्रक जो है क्या होता है, वो वोल्ट होता है। तो ध्यान रखेंगे, विभवांतर, विभव और विद्युत वाहक बल, इन तीनों का SI मात्रक वोल्ट होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है।
देखिए, प्रतिरोधों के संयोजन की बात करें तो प्रतिरोधों का संयोजन 3 प्रकार का होता है ना। प्रतिरोधों का संयोजन जो है 3 प्रकार का होता है। एक समांतर क्रम संयोजन, दूसरा श्रेणी क्रम संयोजन और तीसरा मिश्रित क्रम संयोजन। तो जब हमें धारा के मान को बढ़ाना होता है तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, और धारा के मान को जब घटाना होता है तो इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो धारा का मान यहाँ पर बढ़ाने की बात हो रही है, तो हम प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ेंगे, तो श्रेणी क्रम में। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है। लेकिन यदि दे देता कि हमें प्रतिरोधों के संयोजन से मान घटाना है, तब वैसे परिस्थिति में हम समांतर क्रम में जो है प्रतिरोधों को जोड़ते। तो इसका जवाब ऑप्शन ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति क्या होती है? काल्पनिक होती है, वास्तविक होती है, वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। आपने तो चुंबक देखा होगा, है ना। तो चुंबक के आसपास चीज़ें जब आती हैं, यानी चुंबकीय पदार्थ आती हैं, तो वो खींच लेता है। तो क्या ये जिन क्षेत्रों से लोहा या लोहे से बने या फिर और पदार्थों को खींचता है, जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं, तो क्या इसके बाहर जो बल का क्षेत्र है वो दिखाई देता है? हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो वही पूछा है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो लगती हैं, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो इसकी प्रवृत्ति जो है काल्पनिक होती है। ये दिखाई नहीं देती है लेकिन इसका प्रभाव होता है, तो उसे जो है हम काल्पनिक कहेंगे, राइट। तो हमेशा याद रखिएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक होती है। 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुणे 10 पावर 6 जूल के बराबर होता है। ध्यान रखेंगे, 1 किलोवाट को हम 1 यूनिट भी कह सकते हैं। यहाँ ये भी क्वेश्चन दे सकता है कि 1 यूनिट जो है किसके बराबर होता है? तो 1 यूनिट दे या 1 किलोवाट घंटा दे, ये जो है जूल में कितना होता है? तो 3.6 गुणे 10 पावर 6 जूल, राइट। 15 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऊर्जा के स्रोत मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक, वे ऊर्जा के स्रोत जिनका लगातार उपयोग करने पर समाप्त हो जाते हैं, पुनः बनते नहीं हैं, वो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। और वैसे ऊर्जा स्रोत जिनका लगातार उपयोग करने पर भी कभी समाप्त नहीं होते हैं, पुनः बनते रहते हैं, निर्मित होते रहते हैं, उन्हें जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो इसमें से नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा का हम उपयोग करेंगे, एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन सौर ऊर्जा की बात करें, है ना, तो सौर ऊर्जा जो है एक प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इसका उपयोग होता है, लेकिन ये जो है पुनः वो ऊर्जा बनते रहता है, ये कभी समाप्त नहीं होता है। इसका जो है ऑप्शन बी सही है। कोयले की बात करें तो कोयला जो है धरती के अंदर बना हुआ है, हम निकाल निकाल के उपयोग कर रहे हैं, एक न एक दिन समाप्त हो ही जाएगा, तो ये नवीकरणीय हो ही नहीं सकता। प्राकृतिक गैस भी वैसे ही धरती के अंदर बना हुआ है, तो ये भी एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन सूर्य जो है, सूर्य की ऊर्जा समाप्त नहीं होगी, तो ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अपसारी लेंस किसे कहते हैं? सबसे पहले अपसारी का मतलब समझिए। अपसारी माने होता है फैलना। जो लेंस किरणों को क्या करता है? फैलाता है। जैसे हम यहाँ अवतल लेंस की बात करते हैं, तो अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समानांतर जो किरणें आती हैं, है ना, ये किरणें जो है बाहर की तरफ ऐसे फैल कर निकलती हैं। ये किरणें बाहर की तरफ ऐसे फैल कर निकलती हैं। तो ये लेंस जो है किरणों को फैलाता है, तो इसे जो है हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस जो है अपसारी लेंस कहलाता है। अभिसारी लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस की हम बात करते हैं, तो उत्तल लेंस में किरणें जो है जाती हैं, वो किरणें अपवर्तित होकर किसी एक बिंदु पर जाकर मिलती हैं, तो ये किरणें अभिसरित हो रही हैं। तो जो किरणें अभिसरित होती हैं उन्हें अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, और अपसारी लेंस जो है अवतल लेंस को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का प्राथमिक रंग कौन है? यानी प्रकाश का जो है प्राथमिक रंग कौन होता है? तो लाल, नीला, हरा, ये तीनों रंग जो है प्रकाश के प्राथमिक रंग हैं, यानी रंग है। मैं समझाता हूँ आपको।
तो ये जो है आपका उपरोक्त सभी इसमें जवाब होगा। याद करने के लिए आरबीजी याद रखेंगे। आरबीजी, आर से रेड यानी लाल, बी से ब्लू यानी नीला, जी से ग्रीन यानी हरा। तो आरबीजी याद रखेंगे तो ये हो जाएगा। प्राथमिक रंग जो है यही होता है आरबीजी, रेड, ब्लू और ग्रीन। इसी का उपयोग करके, जैसे आप टीवी देखे होंगे, टीवी में बहुत सारे कलर दिखाई देते हैं, तो इन्हीं रंगों के मिलने से जो है अलग अलग कलर बनते हैं। तो ये जो है प्राथमिक रंग होता है और इनके मिलाने से दूसरे रंग बनते हैं जिसको हम द्वितीयक रंग कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना है हमें कि प्राथमिक रंग जो है कौन कौन होता है, तो आरबीजी, रेड, ब्लू, ग्रीन। 18 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीय भाग होता है? नेत्र का रंगीय भाग कौन होता है? देखिए ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन। तो आइरिस जो है ये नेत्र का रंगीय भाग होता है, मतलब एक कलर में होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 HP बराबर होता है, 1 HP, HP यानी हॉर्स पावर, HORS, हॉर्स पावर, है ना। हॉर्स पावर माने क्या होता है? अश्व शक्ति, अश्व यानी घोड़े की शक्ति। तो 1 HP किसको बोला जाता है? 1 हॉर्स पावर को बोला जाता है। और ये जो है किसके बराबर होता है? तो ये 746 वाट के बराबर होता है। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 HP किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो विशालक शीशा क्या करता है? वस्तु को आवर्धित करके यानी बड़ा करके दिखाता है। तो ये जो है अवतल लेंस होता है जो वस्तु को बड़ा करके दिखाता है। जैसे आपने देखा होगा टेबल पर ऑफिस में जो है कुछ रख के कागज या कुछ रख के जो नीचे लिखा हुआ रहता है उस पर जो है हम ग्लास रख देते हैं, मोटा ग्लास रख देते हैं, और जो है वो अक्षर जो है थोड़ा मोटा, अक्षर जो है थोड़ा बड़ा और ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो वही होता है विशालक शीशा, राइट। अगला हम 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। मतलब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें गतिशील कण कौन होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है? किसी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रवाह। तो इलेक्ट्रॉनों की ही प्रवाह होती है, मतलब गतिशील कण कौन सा हुआ? तो इलेक्ट्रॉन ही लगातार प्रवाहित होता है तो वही तो गतिशील कण होगा। तो इसमें जवाब होगा ऑप्शन डी। तो फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन है? तो इलेक्ट्रॉन ही गतिशील होता है। इसी के गति का कारण ही विद्युत धारा होता है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही है। 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है, एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा जो है किसका मात्रक होता है? तो एम्पियर घंटा जो है ये आवेश का मात्रक होता है। आवेश का मात्रक कूलाम या कूलम्ब होता है। कूलाम या फिर हम इसे कूलम्ब भी बोलते हैं। तो यहाँ कूलाम या कूलम्ब असली मात्रक नहीं है। कूलम्ब वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है जिसने जो है आवेश की खोज की थी, राइट। लेकिन और इसका रियल मात्रक जो होता है वो होता है एम्पियर घंटा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे एम्पियर घंटा कूलाम को ही कहा जाता है। तो आवेश का मात्रक क्या हुआ? एम्पियर घंटा। चलिए हम अगला 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो अब देखिए शक्ति, विद्युत शक्ति का खोज जो है वाट ने किया था। तो वाट नामक वैज्ञानिक के रेस्पेक्ट में उसका मात्रक वाट बोल दिया गया है, सही ऐसा ही मात्रक वाट। लेकिन इसका रियल जो मात्रक है ना, ये तो वैज्ञानिक के नाम पर उनके रेस्पेक्ट में रखा गया। इसका जो रियल मात्रक है वो होता है जूल प्रति सेकेंड। तो वही लिखा गया है जे प्रति एस, यानी जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति क्या? सेकेंड। ठीक है, तो वाट जो है किसके बराबर होगा? जूल प्रति सेकेंड के बराबर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में है, विद्युत धारा मात्रक है। तो विद्युत धारा जो है इसका मात्रक क्या है? सॉरी, विद्युत धारा का मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जिसे हम ए से सूचित करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन कौन है?
आप ग्लोबल वार्मिंग का नाम सुने होंगे। ग्लोबल वार्मिंग जो है विश्व तापन की समस्या, मतलब विश्व में पहले की अपेक्षा आज के समय में ताप जो है ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब विश्व में ताप की समस्या हो रही है, मतलब ज़्यादा ताप हो रहा है तो इससे समस्या होती है, उसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी होता है? तो ध्यान रखेंगे CO2 गैस उत्तरदायी होता है, तो इसका जवाब CO2 होगा। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें यहाँ। पृथ्वी पर जो है सूर्य की जो गर्मी आती है वो वापस चली जाती है। रात के समय में सूर्य का प्रकाश तो नहीं आएगा, तो लगभग 12-10 घंटा सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, तो पृथ्वी की सारी गर्मी चली जाए तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और फिर जीवों के रहने के प्रतिकूल हो जाएगा, मतलब जीवों का जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये CO2 गैस जो है वो प्रकाश जो गर्मी आई थी उसको जो है रोक कर रखने का काम करता है, यानी रात को भी गर्मी महसूस होता है। लेकिन यही CO2 देखिए जीवन के लिए तो जरूरी है, क्योंकि गर्मी रात में भी रहना चाहिए, लेकिन यही CO2 की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई है अभी, जिसके चलते गर्मी कुछ ज़्यादा ही रहने लगी है, और यही होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण जो है, उत्तरदायी गैस जो है उसके लिए कौन सा है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पचना जो है उपचयन होता है, जिसे हम ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण कई बार लिख देता है, ऑक्सीकरण है ना, जिसे हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। आपने देखा होगा चूना कली चूना का मतलब वो पानी में नहीं डाला गया है, तो जब चूने को पहली बार हम पानी में डालते हैं तो वो खौलने लगता है, काफ़ी गर्मी देता है। तो जो गर्मी देने वाला अभिक्रिया होता है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनको हम गर्म करते हैं तब जाके वो अभिक्रिया शुरू होती है, यानी उसमें उसमें ऊष्मा हमें देना पड़ता है, तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। लेकिन जो अभिक्रिया होता है और उससे ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? तो देखिए कॉपर यानी तांबा, Hg यानी पारा, Ag यानी चांदी, Au यानी सोना। तो सोना तो अभिक्रियाशील होगा नहीं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सोना जो है अभिक्रिया नहीं करता है, सोने पे जंग नहीं लगता है, तो सबसे कम क्रियाशील होता है। इसमें जो है कॉपर यानी तांबा जो है, ये चारों दिया है इसमें, इन चारों में जो है कॉपर जो है अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल यानी बुझा हुआ चूना, मतलब चूना को पानी में डुबा दिया जाता है, उसके बाद मतलब चूने का पानी हुआ या फिर चूना उधरा पाउडर की तरह जो हो जाता है, वो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बुझे हुए चूने का सूत्र है। अगर कली चूना पूछ देता, मतलब जिसको पानी में नहीं डाला गया हो, वो उसका सूत्र होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल लिटमस कहें या लिटमस पत्र, नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। यहाँ ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो लाल को नीला करता है, ध्यान रखिएगा, लाल लिटमस को क्या करता है? नीला। तो जैसे ही लाल नीला होगा यानी वो क्षार होगा या क्षारक होगा, ठीक है। और एक जो विलयन कोई हो जो नीला को लाल कर देगा, मतलब कार्ड जैसे कागज जैसे होता है लिटमस पत्र, उसको हम किसी विलयन में डालते हैं, वो लाल लिटमस पत्र है और डाले नीला हो गया तो समझेंगे कि वो क्षारक है या फिर क्षार है। और कोई नीला लिटमस पत्र हो, किसी विलयन में डालते हैं, लाल हो गया, तो उसको हम कहेंगे वो क्या है? अम्ल है। अब देखते हैं यहाँ पर लाल नीला हुआ है, तो लाल जब नीला होगा तो क्षारक होगा, और क्षारक का pH मान कितना होता है? तो क्षारक का pH मान जो है वो 7 से अधिक होता है। 7 से क्या होता है? अधिक। तो 7 से अधिक इसमें 11 भी है, 7 से अधिक इसमें 10 भी है।
तो ये दोनों क्षार का मान देता है। और बोला है कि लाल नीला किया है, तो जब लाल नीला हुआ है इसका मतलब वो क्षारक है, तो क्षारक है तो दोनों सही है, मतलब ए और बी दोनों। तो ऑप्शन डी में दिया है ए और बी दोनों, तो इसका जो है ऑप्शन डी सही है। आगे हम 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक एल्केन होता है, एल्केन में जो है सिंगल बॉन्ड होता है जिसे हम एकल बंध कहते हैं। दूसरा एल्कीन होता है, एल्कीन में जो है डबल बॉन्ड होता है जिसे हम द्विबंध कहते हैं। और तीसरा जो है एल्काइन होता है, जो इस क्वेश्चन में पूछा है एल्काइन, तो एल्काइन में जो है ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा। आगे 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में है ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। मैं चीनी का बताने लगा था, चीनी का आणविक सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है ना, ये याद रखिएगा, चीनी का ये भी पूछता है। ठीक है, और हम ये ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चन, उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। तो उच्च वाष्यीय अम्लों के सोडियम लवण जो है वो साबुन कहलाते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सिंगल बॉन्ड CHO, इसको क्या कहते हैं? ये एक क्रियाशील मूलक है, या फिर हम प्राकार्यात्मक समूह भी इसे कहते हैं। तो ये जो है इस मूलक का क्या नाम है? तो आप ध्यान रखेंगे, इसको कहते हैं हम कीटोन। तो ये जो है कि सॉरी एल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं हम? एल्डिहाइड। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है। एल्कोहल को भी जान लेते हैं। एल्कोहल का क्या होता है? OH, सिंगल बॉन्ड OH जो होता है ये एल्कोहल होता है। यहाँ पे एक मिनट, CO हो तो इसे हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कीटोन। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन में है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? आपको बताना है। मतलब हमें जो है बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या होता है? मतलब बाएं से दाएं जाएंगे आवर्त सारणी में तो परमाणु त्रिज्या क्या होगी? घटेगी, परमाणु त्रिज्या घटेगी। 36 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। लिथियम, ऑक्सीजन, C से कार्बन, B से ये बेरिलियम, और ये है आपका फ्लोरीन। इसको जो है आपको क्रम में सजाना है ना। तो आप ध्यान रखेंगे धातु के क्रियाशीलता के आधार पर। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा। लिथियम से जो है यहाँ पे ऐसे चिन्ह होना चाहिए, लिथियम से जो है बेरिलियम जो है अधिक क्रियाशील है, इससे भी अधिक क्रियाशील कार्बन है, और इससे भी अधिक ऑक्सीजन, और इससे भी अधिक क्रियाशील जो है ये क्या है? फ्लोरीन है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन धातु है, सिलिकॉन अधातु है, या जो है उपधातु है? तो ध्यान रखेंगे सिलिकॉन एक जो है उपधातु है। तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है। टोटल जो है 7 उपधातु होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। अगला हम 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? तो ध्यान रखेंगे जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी विद्युत धनात्मक होती हैं, और जितने भी अधातु होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो इसमें जो है धातु Na है, तो ये जो है विद्युत धनात्मक तत्व है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला हम 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण जो है किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड में जो है टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, किरोसिन में क्यों डुबा के रखा जाता है? क्योंकि ये जल
या वायु के साथ, नम वायु के साथ जो है बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है और ब्लास्ट करता है। तो ये होता है आपका पोटेशियम और Na यानी सोडियम, दो तत्व है जिसको हम केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि ये जल और नम वायु के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है। तो इसमें जो है ऑप्शन बी जवाब सही है, सोडियम। ठीक है, तो अगर पोटेशियम रहता तो उसको भी हम चुन सकते थे। चलिए हम आगे 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? सर्फ एक्सल यानी सर्फ जिससे कपड़ा धोया जाता है, शैम्पू बाल धोने वाला, इजी सर्फ जिससे ऊनी कपड़े धोए जाते हैं। तो क्या अपमार्जक से कौन इसमें बनाया जाता है? तो इनमें से सभी जो है अपमार्जक से बनाए जाते हैं, यानी उपरोक्त तो सभी। इसका ऑप्शन डी सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन में है सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल यानी जिससे हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, उससे जो है विद्युत प्राप्त होता है हमें। सोलर आपने देखा होगा। तो सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम या प्लूटोनियम, किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। देखिए सौर सेल में एक चमकीला होता है उजला करके, तो वो तो चांदी होता है, और काला वाला जो भाग होता है, काला या फिर ब्लू, तो वो जो है सिलिकॉन होता है। तो याद रखिएगा सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो इसमें से बताना है हमें कि खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में किसका उपयोग नहीं होता है। तो क्या सीएनजी का उपयोग नहीं होता है, एलपीजी का उपयोग नहीं होता है, बायोगैस का, कोयला का? तो कोयला का उपयोग खाना बनाने में होता है, एलपीजी का भी होता है, ये बायोगैस का भी होता है, लेकिन सीएनजी का उपयोग जो है खाना बनाने में नहीं होता है। तो हमें बताना था जिसका उपयोग खाना बनाने में नहीं होता है, तो सीएनजी का नहीं होता है, तो इसमें जवाब सीएनजी होगा। अगला हम 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन में है 2Cu प्लस O2 अभिक्रिया करके बनाता है 2Cu, मतलब कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है हमें बताना है। क्या ये अपघटन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब एक पदार्थ दो हिस्सों में टूटता है तो ये अपघटन दो या दो से अधिक पदार्थों में, तो ऐसा तो हुआ नहीं है। तो ये दो मिल के जो है एक का निर्माण किया है, तो ये संयोजन कहा जा सकता है, लेकिन संयोजन इसमें दिया नहीं है। तो इसमें जो है ऑक्सीकरण एक दिया हुआ है। तो देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जो है जुड़ जाता है, तो जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो जो है ऑक्सीकरण या उपचयन कहलाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही होगा। तो 44 का जो है ऑप्शन ए सही है। फिर हम 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? हमें बताना है कौन संतुलित नहीं है। तो दोनों तरफ जो है चेक कर लेना है। H इधर दूगो है, क्लोरीन दूगो है, इधर दू से गुणा हुआ है तो दूगो H है, दूगो क्लोरीन है, तो दोनों तरफ बराबर है, तो ये तो संतुलित है, जवाब नहीं होगा। यहाँ Pb एक ठो, Pb एक ठो, और इधर आप देखेंगे तो NO3 होल 2 है, तो 3 दूना 6 गो O है, तो इधर O एगो, दूगो आ दूगो 4 गो, तो दूगो आ दू 4 आ 1 5 ही हो रहा है, इधर 3 दूना 6 गो O हो रहा है। तो यही जो है संतुलित नहीं है, तो इसका जो है ऑप्शन बी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? यहाँ कुछ पॉइंट बता देता हूँ जिससे आसानी से जो है ऐसे प्रश्नों का जवाब आप दे लेंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। देखिए पीएच मान के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक अम्ल, दूसरा जो है क्षारक, और तीसरा जो है उदासीन। ओके, तो 3 प्रकार के पदार्थ हो गए। एक अम्ल पदार्थ हो गया, एक क्षारक पदार्थ हो गया, तीसरा जो है उदासीन पदार्थ हो गया। अम्ल का पीएच मान जो है क्या होता है? 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, लेकिन कितना? 7 से कम, 0 तक, 0 से नीचे नहीं होता है। क्षारक का पीएच मान क्या होता है? तो वो होता है 7 से अधिक, 7 से अधिक। और उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7। तो उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा था जो कि होगा 7, तो इसमें जो है ऑप्शन ए सही है। यदि अम्ल कोई पीएच मान दिया रहता जो 7 से कम रहता, जैसे यहाँ पर 6 दिया है, 7 से कम है, तो ये जो है अम्ल होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 8 है तो 7 से अधिक है तो ये क्षारक होगा। ये भी देखिए 7 से अधिक है तो ये क्षारक होगा। तो इसी तरह हम पहचान कर पाएंगे आसानी से। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, और क्षारक का पीएच मान 7 से अधिक होता है।
47 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। देखिए हमें बताना है कि इनमें से कौन जो है दुर्बल अम्ल। तो वे अम्ल जो जल में घुलकर, माने जल में घुलकर जो है कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वही जो है दुर्बल अम्ल होता है। और ज़्यादा मात्रा में जो हाइड्रोजन आयन देता है वो जो है प्रबल अम्ल होता है। तो इसमें जो है क्लोरोफॉर्म CH3COOH क्लोरोफॉर्म होता है, CH3COOH ये क्लोरोफॉर्म होता है, ये जो है एक दुर्बल अम्ल होता है। तो इसमें जो है इसका ऑप्शन सी सही है। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में है क्रायोलाइट अयस्क है। यहाँ देखिए हमें बताना है कि क्रायोलाइट जो है किसका अयस्क है। तो ध्यान रखेंगे क्रायोलाइट जो है किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, चलिए हम अगला 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में है पोटेशियम का जो है परमाणु संख्या कितना होता है। तो देखिए परमाणु संख्या भी ध्यान रखना होता है। पेपर में जो है एक आध क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें पूछ दिए जाते हैं सीधे सीधे कि तत्व की परमाणु संख्या कितने होते हैं, तो ये याद होना चाहिए। तो ये पोटेशियम के परमाणु संख्या कितना होता है, तो ये 19 होता है। और 17 किसका परमाणु संख्या होता है, तो क्लोरीन का होता है। 20 किसका होता है, तो ये कैल्शियम का होता है। ठीक, 18 जो है ये आर्गन का होता है। ठीक है ना, आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए हम 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। अभी देखिए आया था फार्मिक अम्ल का 50, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो मेथेनाइक अम्ल। मेथेनाइक अम्ल आपने पढ़ा होगा चींटी के डंक में, है ना, नेटल के डंक में, बिच्छू के डंक में, ये जो है मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है और उसी को हम फार्मिक अम्ल भी कहते हैं। तो सामान्य नाम या साधारण नाम फार्मिक अम्ल है और उसका IUPAC यानी यूपेक नेम जो है मेथेनाइक अम्ल है। ठीक है ना। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में है इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है। देखिए इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या है, तो इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है C2H5। देखिए यहाँ लिख देता हूँ C2H5OH, ये जो है इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र है। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही है। 51 के बाद हम 52 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एल्काइन कौन है। तो देखिए इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कुछ बात। मैंने इसके पहले एल्केन एल्काइन समझाया था आपको। एल्केन एल्केन की बात करते हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं कलम दूसरा ले लूँ, बहुत दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना। तो एल्केन की अगर बात करते हैं तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, राइट। और एल्कीन की बात करें, एल्कीन, ठीक है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है। और एल्काइन का ये भी कई बार पूछा है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CnH2n-2। ठीक है। तो इसमें पूछा है कि भाई एल्काइन इसमें से कौन है, तो जो इस सूत्र पे होगा एल्काइन पे, मतलब जैसे यहाँ दो, ये दो रख के चेक करते हैं, तो n के जगह पे 2 रखेंगे तो C2 होगा, और फिर n के जगह पे यहाँ 2 रखना है, तो 2 में 2 से गुना होगा, 2 दूना 4, 4 में से 2 घटेगा 2, तो H कितना हो गया 2, तो C2H2 आ गया, इसी सूत्र पे है। इसका मतलब ये जो है एल्काइन है, तो इसका जो है ऑप्शन ए सही है। तो हम सूत्र याद रखेंगे तो ये चेक हो जाएगा कि कौन जो है एल्काइन है, कौन एल्केन है और कौन एल्कीन है। ठीक है। और कई बार पूछ देता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्कीन का पूछेगा तो CnH2n हो जाएगा, एल्काइन का पूछेगा तो CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन में है चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, अभी इसके पहले मैंने बताया भी था, C12H22O11, C12H22O11, ये जो है चीनी का सामान्य सूत्र होता है। कहाँ है तो देख लेते हैं, ये ऑप्शन बी में है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सह संयोजक बंधन की संख्या है। एसिटिलीन जो होता है इसमें जो है कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध पाए जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे इसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध पाए जाते हैं। ठीक है ना, कार्बन का एक कार्बन कार्बन के बीच, सिर्फ एक कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बंध पाए जाते हैं, त्रिबंध, जिसे हम ट्रिपल बॉन्ड भी कहते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज, मतलब श्वसन का अध्ययन करना है तो हम कैसे बीज का उपयोग करेंगे,
क्या हम सूखे बीज का उपयोग करेंगे, अंकुरित बीज का उपयोग करेंगे, उबले हुए बीज का उपयोग करेंगे या फिर कुचले हुए बीज का उपयोग करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, अंकुरित बीज का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम ये 56 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क जो है, तो वृक्क क्या करता है? तो ये खून मतलब खून के साथ जो गंदगी मिल जाता है यानी यूरिया की मात्रा, उसको अलग करता है। तो ये जो है उत्सर्जन का काम करता है, मतलब यूरिया को, और पेशाब जो बनता है, मूत्र जिसको हम कहते हैं, तो ये खून के साथ मिला हुआ होता है, उसको अलग कर देता है और ये जो है शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो ये उत्सर्जन जो है, उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा है। कौन सी? वृक्क, जिसे हम किडनी भी कहते हैं या फिर गुर्दा भी कहते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में है, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसका परिवहन करता है? तो जाइलम याद रखेंगे, इसके लिए ट्रिक याद रखेंगे। देखिए, पौधों में दो ऊतक होते हैं वहन करने वाले, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। कैसे याद रखेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो जाइलम जो है किसका वहन करता है? तो जाइलम जो है, जाइलम में ज है और ऐसे जल में भी ज होता है। तो जाइलम जो है किसका वहन करता है? जल का। बहुत ही आसानी से याद रहेगा। तो जाइलम किसका वहन करता है? जल का। जमीन से जल और खनिज लवण को पौधे के प्रत्येक हिस्से में, खासकर पत्तों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है? इसके ठीक विपरीत, जो भोजन बना रहता है ग्लूकोज के रूप में पेड़ पौधों के पत्तों में, तो वहाँ से जो है फ्लोएम बने हुए भोजन, मतलब पौधों में जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसको जो है ग्लूकोज के रूप में ही भोजन बनता है, उसको जो है पौधे के प्रत्येक हिस्से में पहुंचाने का काम करता है। तो जाइलम किसका परिवहन करता है? परिवहन माने ढोना। किसको ढोता है? तो जमीन से जो है जल द्वारा पानी लेके पत्तों तक पहुंचाता है, तो ये जल को ढोता है यानी पानी को। तो जाइलम से ज, जाइलम में भी ज है, जल में भी ज। तो ये जो है इस प्रकार हम याद रख सकते हैं ट्रिक द्वारा कि जाइलम जो है जल का वहन करता है, आज इसमें ज नहीं रहेगा वो भोजन का वहन करेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान, यहाँ पे क्वेश्चन जो है मिस्टेक किया हुआ है ना, क्योंकि श्वसन के दौरान अगर पादप में बात करें तो अलग हो जाएगा, मनुष्य में बात करेंगे तो अलग हो जाएगा, यानी जंतुओं में बात करेंगे तो अलग हो जाएगा। तो पादप के दौरान अगर जंतु की बात करेगा ये, ठीक है ना, तो जंतु के बात करेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा। अगर पादप बोलेगा तो पादप से क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो है जवाब आपका ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हम 59 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फलों के पकने को निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है? तो फल यदि पक रहा है तो कितना पकना है, मतलब नियंत्रित करने के लिए कौन सा केमिकल होता है यानी हार्मोन्स होता है? तो वो होता है एथिलीन। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे जो है डेंड्राइट कहते हैं। तो जैसे न्यूरॉन जो है तारे जैसी एक रचना होती है, न्यूरॉन जो है तारे जैसी एक रचना होती है, ठीक है ना, और इसमें जो है ये बाल जैसे निकला होता है, ठीक है ना, इसमें बाल जैसे ये निकला होता है, राइट। तो ये जो है जानकारी कहाँ से मिलती है? बिच्छू बिसी में बनता है, इसी से जानकारी इकट्ठा होती है, तो इसको हम डेंड्राइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन आपातकाल हार्मोन है? किसे हम आपातकाल हार्मोन के नाम से जानते हैं? तो वो है एड्रेनलिन, ठीक है ना। एड्रेनलिन, यहाँ गलती लिख दिया है, एड्रेनलिन एड्रिनल ग्रंथि से अधिवृक्क जिसको कहते हैं, उससे जो है एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, और इसे हम उगो या लगो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कभी डर लगने या भय से आदमी जो है बहुत तेज़ी से, मतलब काफ़ी बल लगा के, काफ़ी ऊर्जा लगा के, शरीर में उतना ऊर्जा नहीं होने पर भी हम बहुत तेज़ी से भाग जाते हैं। जैसे सांप आपके नीचे आ जाए या कोई बड़े जानवर को आप देख लें तो डर से बहुत तेज़ी से भागते हैं, तो उस समय यही हार्मोन स्राव होता है, जिससे एकाएक जो है शरीर में काफ़ी ऊर्जा बनती है, और हम जो है जो नहीं करना होता है जैसे कुछ परिस्थितियों में, वैसा भी हम कर पाते हैं। तो ये एड्रेनलिन हार्मोन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? इसमें बताना है कि अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी ऐच्छिक है। तो ऐच्छिक कौन होती है? जो हम खुद से करते हैं। तो क्या उल्टी हम खुद से करते हैं? नहीं करते हैं, ये तो बिल्कुल अनैच्छिक क्रिया है, ठीक है ना। इसमें पूछा है कि अनैच्छिक नहीं यानी ऐच्छिक,
अत्यधिक लार निकलना, तो ये लार भी हमारे बस में नहीं होता है निकलना, है ना। कुछ भोज्य पदार्थ हमारे सामने आ जाए, है ना, जो पसंद हो तो बिल्कुल ऑटोमेटिक आ जाता है, तो ये भी जो है ऐच्छिक है, ऐच्छिक है, राइट, सॉरी अनैच्छिक है, अनैच्छिक नहीं यानी ऐच्छिक हमें चुनना है। दिल का धड़कना, तो दिल का धड़कना जो है ये भी हमारे द्वारा नहीं होता है, नहीं तो हम तो मतलब कई बार हम गुस्सा करते हैं या कई बातें होती हैं तो हम अपने धड़कन को ही बंद कर लेते हैं, तो ऐसा ये हमारे बस में नहीं होता है, ये भी अनैच्छिक होता है ना, ऐच्छिक नहीं होता है। चबाना ये ऐच्छिक होता है, हम चाहते हैं तो चबाएंगे, नहीं चाहते हैं तो नहीं चबाएंगे, तो ये जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है, यानी हमारी इच्छा से होता है, तो ये जो है इसमें जवाब होगा ऑप्शन डी। 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मानव में गर्भ की अवधि होती है, तो मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, तो ये याद रखिएगा 270 दिन का, यानी 9 3 27, 3 माह 10 दिन, याद रखिएगा 3 माह 10 दिन, है ना, 3 माह 10 दिन होता है, जिसे हम 270 दिन भी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। देखिए गंगा एक्शन प्लान की बात करें, मतलब गंगा के सफाई का कार्य की बात करें तो वो कब शुरू हुआ था, तो वो हुआ था 1985 ईस्वी में। चलिए अगला हम 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में से किसमें होता है, तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन मुकुलन किस में होता है, मतलब विशेषकर यही पूछा है, तो याद रखिएगा ईजिप्ट में जो है मुकुलन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 66 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो श्वसन तंत्र से संबंधित टीबी, जिसे हम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, टीबी फेफड़े का रोग है, हालांकि इसके जो बैक्टीरिया पूरे शरीर में को भी नुकसान पहुंचाते हैं, हड्डी को भी जो है बहुत कमज़ोर बना देते हैं, तो लेकिन ये जो है मुख्य रूप से फेफड़ों की ही बीमारी है, तो ये जो है फेफड़ा को प्रभावित करते हैं, यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं, तो इससे संबंधित बीमारी है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 67 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जो होते हैं वो किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। देखिए हम मांसाहारी जीव की बात करें या मनुष्य की बात करें, तो ये अगर पत्तों को खाते हैं, पेड़ पौधों के पत्तों को, तो उन्हें पचाने में जो है असमर्थ रहेंगे, क्योंकि सेल्यूलोज को कौन पचा सकते हैं, गाय भैंस बैल हिरन, ये सब जो है पत्तों के सेलुलोज को पचा पाते हैं, हम नहीं पचा सकते हैं, ठीक है ना, तो इसका जो है ऑप्शन बी सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 68 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है, तो ब्रेन हेमरेज जो होता है जिसको बोलते हैं दिमागी बुखार, ब्रेन हेमरेज मतलब ब्रेन जो है ब्रेन के नसें टूट जाती हैं इसमें, है ना, और दिमाग ठीक से काम नहीं करता है, ये ब्रेन हेमरेज होता है। और ब्रेन हेमरेज जो है इसका मुख्य कारण क्या है, तो हाइपर टेंशन जो है इसका मुख्य कारण होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण है, तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है। अगला हम 70 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, किसके द्वारा, तो याद रखिएगा अलिंद जो है पंप करके खून को जो है दूसरे जगह पहुंचाते हैं, और वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड होता है शरीर में वापस जो है निलय में आता है, और जो शुद्ध रक्त है मतलब ऑक्सीजन युक्त रक्त है वो अलिंद पंप करके पूरे शरीर में जो है भेजता है। 71 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 71 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है, तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन है। हाइड्रा की बात करें, ईस्ट की बात करें, अभी क्वेश्चन आया था हाइड्रा ईस्ट, ये सब जो है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं, यानी इसमें इनमें मुकुल निकलते हैं और मुकुल से जो है इनका अलग एक जीव बन जाता है। चलिए हम 72 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है जनन संचारित रोग है, तो जनन संचारित रोग क्या होता है ये पहले समझ लीजिए। जनन की क्रिया, जिस क्रिया के द्वारा जो है मनुष्य या अन्य जीव अपने ही जैसे जीव की उत्पत्ति करते हैं, जिसमें नर और मादा भाग लेते हैं, तो इसमें जो है ये क्रिया जो होती है, इस क्रिया से कौन कौन बीमारी हो सकती है, तो सिफिलिस या एड्स या फिर गनोरिया। तो इनमें से जो तीनों बीमारियां दी गई हैं ना, ये तीनों बीमारियां यौन संचारित रोग है, यानी जनन से फैलने वाली रोग है।
तो इनमें से सभी जवाब होगा, यानी इसका ऑप्शन डी सही है। 73 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। 73 नंबर क्वेश्चन में है पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, तो पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज होता है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। 74 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 74 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। अगर ए आपका ब्लड ग्रुप है तो आप में जो है बी एंटीबॉडी पाया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर बी ब्लड ग्रुप है तो आप में जो है ए एंटीबॉडी पाया जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता, नहीं नियंत्रित करता, ऐसा होना चाहिए। तो इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला हम 76 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है पादप वृद्धि हार्मोन है, तो इसमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन है। तो ऑक्सिन भी होता है, जबकि ऑक्सिन नहीं दिया हुआ है, ऑक्सिन या ऑक्सिन भी बोला जाता है। तो इसमें जो है जिब्रेलिन जो है पादप वृद्धि हार्मोन है, क्योंकि ये भी वृद्धि के लिए पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, लेकिन मुख्य ऑक्सिन होता है। चलिए हम अगला 77 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में है हार्मोन स्रावित होता है किस ग्रंथि से। तो याद रखिएगा हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि और दूसरा बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो है हार्मोन का स्राव करती है, और बाह्य स्रावी जो ग्रंथि होती है ये एंजाइम का स्राव करती है, ठीक है ना। तो ये जो है बाह्य स्राव ग्रंथि एंजाइम का स्राव करती है, और ये जो हार्मोन है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां स्रावित करती हैं। अगला 78 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। मुख में जो है कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़ी, यानी कुल 6 लार ग्रंथियां पाई जाती है। जोड़ी में पूछे तो 3, याद रखिएगा। चलिए हम अगला 79 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद से अंतिम क्वेश्चन होगा। तो 79 नंबर क्वेश्चन में है एंड्रोजेन, ये गलती लिखा है, एंड्रोजेन होना चाहिए, ठीक है ना, एंड्रोजेन गलती लिख दिया है। एंड्रोजेन जो है ये किस प्रकार का हार्मोन है, ये मेल हार्मोन है या फीमेल, मेल मतलब पुरुष हार्मोन या फिर नर हार्मोन कह सकते हैं, फीमेल यानी मादा हार्मोन। तो इसमें से एंड्रोजेन क्या है, तो याद रखिएगा एंड्रोजेन जो है ये एक मेल हार्मोन होता है। एंड्रोजेन और टेस्टोस्टेरॉन है ना, ये मेल हार्मोन होता है। और फीमेल हार्मोन की बात करते हैं तो ये भी मैं लिख देता हूँ एस्ट्रोजेन। देखिए मिलता जुलता नाम होता है, इससे कन्फ्यूजन होता है। एस्ट्रोजेन, राइट, एंड्रोजेन ड रहेगा तो वो मेल हो गया, और यहाँ पर ट रहेगा एस्ट्रोजेन तो ये हो गया फीमेल। तो एस्ट्रोजेन या फिर ऑक्सीटोसिन एक और हार्मोन होता है, तो ये जो है फीमेल हार्मोन होता है। चलिए हम अगला 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था। तो आनुवंशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। यही मेंडल जो थे अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुने थे, तो इसका जो है ऑप्शन ए सही होगा। इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से लाभ मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और परीक्षा बहुत नज़दीक है, आप तैयारी कीजिए ताकि आपका अच्छा अंक आ सके। धन्यवाद।